हाय दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सभी बातें। तो क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले हमको शुरुआत करनी है कि यह शुरू कहाँ से होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे गणित के पास। देखो, गणित की तीन मुख्य शाखाएं हैं। एक आती है अंक गणित, आती है बीज गणित, आती है और रेखा गणित यानी ज्यामिति होती है। ठीक है। अंक गणित में वो चीज़ें आती है जैसे संख्या आती है, एक दो ऐसे करके 9 तक की संख्या है। उसके साथ में जैसे 3+4 जोड़, 3-2 बाकी, 4×6 गुणा और 4/2 भाग, ये सब संख्या बराबर, जैसे ये सारी संख्या इसमें आती है, अंक गणित में आती है। और ये जितनी भी संख्या 0 से लेकर 9 तक होती है इनको बोलते हैं अचर राशि। अचर राशि। बीज गणित में वो संख्या होती है जिसके साथ में चर राशि जुड़ जाती है। चर राशि किसको बोलते हैं तो बताता हूँ। जैसे 7x यानी 7x, 6x + 3y बराबर 0, 8x - 6y बराबर 0। ये सब राशि हैं जिनमें x, y, ABCD की कोई भी संख्या जुड़ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? A to Z को संख्या बोलते हैं चर राशि। क्या बोलते हैं? चर राशि। अब आते हैं हम ज्यामिति में। ज्यामिति होती क्या? रेखा गणित। रेखा गणित में रेखा नाम है ना, तो हम सीधी सी मैटर है, रेखा से संबंधित बातें होगी। रेखा लड़की का नाम नहीं है, हाँ, रेखा गणित का एक रेखा है। तो जैसे रेखा में क्या क्या आएगा? वर्ग आएगा, वर्ग में रेखा होगी, आयत होता है, उसके बाद कोण बनेगा रेखाओं से, उसके बाद क्या, चतुर्भुज जैसे आकृतियां बनेगी, चतुर्भुज, षटकोण, ऐसे बहुत सारी आकृतियां बनेगी जो रेखा गणित में आती है। गणित की 5 उपशाखाएं भी है दोस्तों। गणित की 5 उपशाखाएं भी है। उपशाखाएं कौन कौन सी है? देखिए दोस्तों, 5 उप शाखाएं भी है जिनका हमें 2 की हमें जरूरत पड़ेगी बाद में। जैसे एक है त्रिकोणमिति, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी 10वीं तक, 6ठी से लेकर 10वीं तक में ये कोर्स में आ जाता है। त्रिकोण मिति। एक आता है सांख्यिकी, इसका भी हमको ज़रूरत पड़ता है। और एक आता है जो मैं सिर्फ जानकारी के लिए बताऊंगा, कलन, सदिश बीज गणित, सदिश बीज गणित, और आता है क्षेत्रमिति, और 5वां आता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति की हमें जरूरत पड़ेगी, सांख्यिकी की हमें जरूरत पड़ेगी। इन तीन चीज़ों की हमारे 10वीं तक तो कोई ज़रूरत है नहीं। ये उनके लिए जिनको PhD करना है कॉलेज में, वहाँ तक ज़रूरत पड़ती है। और हमारी ज़्यादातर ज़रूरत 12वीं तक होती है, और 12वीं तक में कलन आ जाता है। उसके आगे हमारे 12वीं तक में भी आता नहीं है। और हमें कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी ज़्यादातर हमें 10वीं तक की ज़रूरत पड़ती है, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो हमें 10वीं तक की ज़रूरत पड़ती है, तो हम 6ठी से लेकर 10वीं तक की बात कर रहे हैं। तो इसमें त्रिकोणमिति में हमको जरूरत पड़ेगी। तो त्रिकोणमिति में क्या आता है? जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, थीटा वाली सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। सांख्यिकी में क्या आता है? सांख्यिकी में जैसे आप जानते हैं, जैसे माध्य, माध्यिका, बाहुलक और प्रायिकता, ये सांख्यिकी में आती है। यहाँ तक हम पढ़ेंगे, इससे आगे की चीज़ें हमारे अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम ये सिर्फ जानकारी के लिए इतना बताए हैं। आज हम जिस बात पे चर्चा करेंगे वो है ये रेखा गणित और ज्यामिति। ज्यामिति पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि इसी में हमारा क्षेत्रफल से संबंधित पूरा टॉपिक चलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ज्यामिति की।
अब बात करते हैं ज्यामिति की। ज्यामिति यानी रेखागणित। ज्योमेट्री। तो दोस्तों ज्योमेट्री में, ज्यामिति में सबसे पहले कोई चीज शुरू होती है ना, तो वो होती है बिंदु से। पहला पॉइंट है बिंदु। बिंदु से शुरुआत ज्यामिति में होती है। और बिंदु होता क्या है? तो वह वृत्त, कौन सा? वह वृत्त, वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 हो, जिसकी त्रिज्या 0 हो। त्रिज्या 0 होती है। दिखने में कैसा आकृति देखिए दोस्तों, ये दोस्तों बिंदु है। अब बोलिए बिंदु क्यों बताया मैंने, इसकी भी आगे जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरे पॉइंट पे आता है जिसका नाम है रेखा, उसको बोलते हैं सरल रेखा। सरल रेखा, सरल रेखा आती है। अब दोस्तों यहां जरूरत पड़ेगी अपने को बिंदु की। रेखा क्या होती है? जो 0 मतलब 0, रेखा 0 मोटाई यानी चौड़ाई, 0 चौड़ाई यानी कि रेखा की चौड़ाई नहीं होती है, 0 चौड़ाई वाली और 2 बिंदुओं से, 2 बिंदुओं से मिलकर बनी हो। उसे हम सरल रेखा कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। बहुत जन ये भी सोचेंगे बिना फालतू की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, बारीक बारीक चीज़ें भी हमें परीक्षा में बड़ी बड़ी गलती करवा देती है। तो 2 बिंदु देखिए दोस्तों, इस बिंदु की जरूरत अब यहाँ पड़ेगी। एक बिंदु और दूसरा बिंदु, ये कोई 2 बिंदु है ना, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो वक्र होगा उसी को हम रेखा कहेंगे। यहाँ जरूरत पड़ती है बिंदु, बिना बिंदु के रेखा शुरू ही नहीं होती है, इसलिए इस बिंदु को बताना जरूरी हो गया था। अब रेखा, अब आता है रेखाओं के प्रकार। अब जैसे रेखा हो गई है 2 बिंदुओं से मिलकर बनी। अब इसका एक विशेषता है। अब क्या रेखाओं की विशेषता है? रेखाओं की विशेषता है, रेखाओं की विशेषता है कि 2 सरल रेखाएं अगर खींचते हैं, कोई 2 सरल रेखाएं हम खींचते हैं, दो सरल रेखा खींचने पर या तो वो समानांतर होगी, खींचने पर समानांतर, समानांतर या प्रतिच्छेदित हो सकती है, प्रतिच्छेदित हो सकती है। हो सकती है। समानांतर, समानांतर का मतलब होता है दोस्तों कोई भी चीज एक जैसी जाती हो,
एक जैसी जाती हो, जो आपस में कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती, एक दूसरे को कभी ऐसा काटेगी नहीं, एक जैसी जाएगी। और प्रतिच्छेदित का मतलब होता है कोई लाइन जैसे यूं जा रही है और कोई लाइन जो यूं जा रही है, ये आपस में यहाँ एक जगह काट रही है, तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदित। यह है प्रतिच्छेदित। ये हो गया दोस्तों। जब भी लाइन बनेगी उसको हम नाम लिखना जरूरी है, उसका ए और बी लिखना जरूर हो जाता है। यहाँ पर भी हमको लिखना ही है, क्या लिख देते हैं, रेखा ए बी सी डी, ए बी सी डी लिख सकते हैं। तो ये हो गया रेखाओं की विशेषताओं में पहला पॉइंट। अब हम बात करेंगे रेखाओं की विशेषता में दूसरा पॉइंट। तो हम मिटा देते हैं ऊपर से। जब हम रेखाएं नहीं बताएंगे तो फिर आपकी क्षेत्रफल वाली चीज़ें जुड़ेगी, आएगी कहाँ से? तो हमको पता तो होना चाहिए हमको कि क्षेत्रफल वाली चीज़ कहाँ से आई। दूसरा विशेषता है उसका कि जब दो रेखाएं दूसरी विशेषता है दोस्तों, रेखाओं की दूसरी विशेषता है जब तीन लाइन हो, तीन लाइन यानी त्रिविमा। दोस्तों ये ज़्यादातर गणित की भाषा यूज कर रहा हूँ मैं, लेकिन उसको आपको बताना भी जाऊँगा। विमा का मतलब होता है रेखा, विमा का मतलब होता है रेखा, यानी कि दिशा भी हो, दिशा के हिसाब से होता है विमा। तो त्रिविमा, जब भी त्रिविमा रेखा है मतलब तीन रेखाएं, कौन सी? तीन रेखाएं होंगी, तब दो रेखाएं या तो दो रेखाएं या तो समानांतर होगी समानांतर होगी, या प्रतिच्छेदित होगी, आपस में काटती होगी। प्रतिच्छेदित यानी आपस में काटती होगी, या फिर दोनों हो सकती है, दोनों यानी समानांतर और दोनों हो सकती है, यानी कि समानांतर और प्रतिच्छेदित हो सकती है। कैसे दिखाऊंगा? जैसे दो लाइन है, ये तो समानांतर हो सकती है या फिर प्रतिच्छेदित हो सकती है, या फिर दोनों, जैसे समानांतर है लेकिन ये प्रतिच्छेदित है। देखो ये दो लाइनें आपस में समानांतर है, ये बात सही है, लेकिन ये और ये दोनों लाइन आपस में प्रतिच्छेदित है, और ये दोनों लाइन आपस में प्रतिच्छेदित है। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो पूरा पॉइंट है वो इस बात पे मैटर करता है, तीसरी पॉइंट पे, कि जब तीन रेखा है, दो रेखा या तो समानांतर होगी या प्रतिच्छेदित होगी या दोनों हो सकती है। तो ये जो इसकी विशेषता है ना वो इस बात पर मैटर करती है। इसके बाद दोस्तों हमें आगे की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो आगे ग्राफ में आ जाती है। जब हम ग्राफ पढ़ेंगे उसके बाद की बात बताएंगे। ये हो गई हमारी रेखाएं। अब रेखाओं से हम शुरू करते हैं भुजाएं। रेखाओं से क्या बनती है? भुजाएं। रेखाओं से बनती है भुजाएं, और भुजाएं होती है बहुत सारी। तो हम क्षेत्रफल में घुसेंगे, आगे का बाद हम क्षेत्रफल में घुसते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम क्षेत्रफल की ओर पढ़ते हैं आगे। अब हम टॉपिक डालेंगे क्षेत्रफल। अब आता है हमारा क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। एरिया इंग्लिश का शब्द है इसका एरिया। दोस्तों क्षेत्रफल होता क्या है? तो दोस्तों क्षेत्रफल वह क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? वह क्षेत्र जो चारों तरफ से बंद वक्र से घिरा हो। वक्र यानी कि रेखा, लाइन। बंद वक्र से घिरा हो, उसे क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे जैसे ये चारों तरफ से बंद है, देखो इधर से देखिए, चारों तरफ से बंद है, इसके अंदर का जो गिरा हुआ क्षेत्र उसे क्षेत्रफल कहेंगे ज्ञात करने के बाद। जैसे ये हुआ, ये भी चारों तरफ से बंद है, इसे भी हम अंदर के क्षेत्र को क्षेत्रफल कहेंगे। इसके अलावा जैसा मान लो कोई आकृति यूं हुई, यूं हुई, यूं घूम के यूं आ गई और वापस ये आ गई, हिसाब से ये अपने को आयत के जैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन घिरा तो ये भी चारों तरफ से ही है, देखो कहीं से भी खुला नहीं है, तो इसको भी हम अंदर वाले को हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे आ जाती है क्षेत्रफल में। जैसे कोई चीज़ यूं यूं है, ये हो गई। जैसे कोई नदी है और नदी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, देखा जाए तो वो जहाँ जहाँ तक पानी से घिरी रहती है ना, वही क्षेत्रफल उसका होगा, तो ये नदी का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसे देखो चारों पॉइंट बंद है इसके, ये कौन से जैसे इस टाइप के आ गए। मान लो कोई भी हो, जैसे घूम के कैसे भी आता हो, ऐसा करके हो, या फिर जैसे कोई खेत है किसी का, यूँ खेत है और यूँ हो गया, इधर से खेत आया यूँ घूम गया और यहाँ ऐसा हो गया, ये खेत हो गया। तो ये भी देखा जाए तो गिरा हुआ ही है, चारों तरफ से बंद है, कहीं खुला नहीं है ये। इसमें कौन 6 बने, विमा 6 बनी है, लेकिन है तो ये अंदर बंद चारों दिशाओं से, तो अंदर का क्षेत्रफल होता है। ऐसी चीज़ों को हम क्षेत्रफल कहते हैं। अब हम चलते क्षेत्रफल के लिए। क्षेत्रफल कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, देखिए क्षेत्रफल भुजाओं के आधार पर होता है। तो चलिए दोस्तों हम भुजाओं के आधार पर बात करते हैं। भुजाओं के आधार पर क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, भुजा आई कहां से वो भी बता देता हूं। भुजाओं के आधार पर क्षेत्रफल। भुजाओं के आधार पर क्षेत्रफल। देखो दोस्तों, भुजा कहाँ से आई? सबसे पहले क्या आया था? बिंदु, फिर दूसरा बिंदु आया, दोनों बिंदु से मिलकर क्या बनी? लाइन यानी रेखा। और जब बहुत सारी रेखा हो जाती है अलग अलग दिशाओं में, उसको हम भुजा बोलने लग जाते हैं। हर एक चीज़ रेखा ही भुजा है। रेखा का मॉडर्न यानी आधुनिक नाम भुजा हो जाता है। भुजाओं के आधार पर जो क्षेत्रफल होता है ना, वो देखेंगे अब भुजा के आधार पर कैसे होता है। तो भुजा कैसे होती है, जिसको बोलते हैं बहुभुज। ये आ जाता बहुभुज। बहुभुज के आधार पर क्षेत्रफल। एक्चुअली भुजाओं को ही बहुभुज कहते हैं। ठीक है, चलते हैं। बहुभुज में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा, पहले नंबर पे बात करेंगे हम एक भुजा वाले। एक भुजा वाला आकृति का क्षेत्रफल। एक भुजा वाली आकृति का क्षेत्रफल। आकृति का क्षेत्रफल। अब एक भुजा वाली होती क्या है? जैसे कोई लाइन है, यूं गई, एक भुजा वाली हो गई। अब इसका क्षेत्रफल होने से रहा, तो कैसे होगा? तो जब भी एक भुजा वाली आकृति की बात करें ना, तो सीधा सा दिमाग में आना चाहिए वो
एक भुजा जहाँ से शुरू होती है वो कहीं ना कहीं आकर वापस उसी पे मिलनी चाहिए, कैसे भी करके, जैसे यूं करके मिलो या फिर यूं घूम के कहीं आके यहाँ मिलो, कैसे भी मिलो उसका आपस मिलनी चाहिए। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे व्यवस्थित भुजा है उसका नाम है व्रत, जो यहाँ से शुरू होगी, ये घूम के वापस यहाँ आ जाएगी, उसका एक केंद्रक भी होगा जिसको हम ओ कहते हैं। एक बिंदु से शुरू हुई, देखा जाए तो कहाँ से, एक बिंदु से शुरू हुई, घूम के वापस यहाँ आई, तो ये एक भुजा वाली आकृति है, इसको हम कहते हैं व्रत। ठीक है, अब आते हैं दो भुजा वाली, बहुभुज में दो भुजा वाली होगी। दो भुजा वाली इसी का नाम है, बस इसी का नाम है। कितना सा अंतर है, जैसे मान लो कोई ये एक भुजा वाली चीज़ बनी है, अब आप इसको यहाँ से देख रहे हो तो भी कैसे लग रही है, एक भुजा वाली है, लेकिन एक्चुअल देखा जाए अगर यहाँ से बीच में से इसको काट दे, मतलब कट के जुड़ी हो, तो ये दो भुजा वाली हो गई। जैसे इधर से एक भुजा हो, यहाँ से शुरू हुआ यूँ गया यूँ आया, फिर यहाँ से शुरू यूँ गया यूँ आया, तो यहाँ तक ये दो भुजा वाली हो गई। अब दो भुजा वाली में उदाहरण के लिए क्या है, ये तो जैसे आप देख सकते हो एक भुजा वाली क्या होती है, जैसे आपकी रिंग है, कहीं चूड़ी होती, क्या चूड़ी रिंग हाथ में पहनने के लिए होती है ना, जिसको आप क्या कहते हैं, लकेट बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं आजकल, रिंग्स, लकेट। हाँ, और दो भुजा वालों में जैसे क्या होता है दो भुजाओं में सबसे बड़ा उदाहरण है पृथ्वी। पृथ्वी पृथ्वी का जो ग्लोब देखते हैं ना, ग्लोब में क्या होता है, यूं पूरा करके एक बीच से उसका एक लाइन है, तो उसको दो भुजाओं में माना जाता है। ये जियोग्राफी की बात है, माना जाता है, बताया जाता है, तो उदाहरण के लिए यही है। अब इसके बाद हम बात करेंगे तीन भुजा वाली बात, तीन भुजा वाली उसके बाद हम एक बार बता रहे हैं आपको, फिर उसके बाद व्रत में भी घुसते हैं, व्रत के क्षेत्रफल पर भी जाएंगे, फिर त्रिभुज के भी जाएंगे। तो हम आज क्षेत्रफल आयतन के लाए, तो सबसे पहले हम त्रिभुज पे जाते हैं, तीन भुज पे। तीसरा आता है तीन भुजा, तीन भुजा का मतलब त्रिभुज। त्रिभुज यहाँ से हम थोड़ा बेसिक शुरुआत करेंगे। व्रत भी कर सकते हैं, लेकिन पहले व्रत करेंगे तो व्रत का थोड़ा सूत्र ऐसा है कि आपको फटाक से याद नहीं होता, इसलिए हम त्रिभुज से करेंगे। त्रिभुज का सबसे आसान रहता है, सबसे आसान रहता है। त्रिभुज में तीन भुजाओं से बनी होती है, तीन भुजा वाली आकृति, तीन भुजा वाली आकृति त्रिभुज होती है, आकृति त्रिभुज होती है। कैसे दिखेगी, जैसे ये और ये तीन भुजा हो गई, कोई भी ए बी सी, ये त्रिभुज हो गई, ए बी सी, ये त्रिभुज हो गई, ए बी सी, तो ऐसे बनती है। त्रिभुज के भी प्रकार है, लेकिन वो जो हम त्रिभुज पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे। अब आते आगे चौथे में, चौथा है बहुभुज। ठीक है, चौथा आता चतुर्भुज, जो चार भुजाओं पे बनता है। चतुर्भुज जो चार भुजाओं से बनता है। तो चतुर्भुज इसमें आता है वर्ग, क्या आता है, वर्ग आता है, चार भुजाओं से बनने चतुर्भुज आता है, वर्ग आता है, आयत आता है। उसके बाद चतुर्भुज में बहुत सम चतुर्भुज, विषम चतुर्भुज, ये सब आ जाते हैं। सम चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, चतुर्भुज आ जाते हैं। चतुर्भुज में कैसा होता है, जैसे चार भुजाओं से बन के गिरा हो, जैसे 1 3 4 ऐसा, ये कुछ भी आकृति चार भुजाओं से बन के बनी है तो चतुर्भुज में आ जाती है। अब हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल से, त्रिभुज में जाते हैं, उसके बाद हम ऊपर आएंगे, वापस व्रत में आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज त्रिभुज की।